आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बाड़मेर आप सभी विद्याओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम द्वादशी कला राजनीति विज्ञान का दूसरा अध्याय उसके आगे वाला भाग को पढ़ेंगे और हम शक्ति की जो है प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके संरचना और सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति की संरचना अर्थात किसी एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर या एक समूह का दूसरे वर्ग समूह पर जो है दूसरे समूह पर अधिकार या फिर उस पर अपना प्रभुत्व जमाना एक प्रकार से शक्ति है। और इस संदर्भ में शक्ति को 4 सिद्धांतों में बांटा गया है। शक्ति के कितने सिद्धांत? फिर 4 सिद्धांत माने हैं और इन 4 सिद्धांत जो इस प्रकार से है। पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत यह मार्क्सवाद की देन है, क्योंकि मार्क्सवादी कल हमने पढ़ा था जो किसको विशेष महत्व देता है, आर्थिक प्रभुत्व को विशेष महत्व देता है। और इसी आर्थिक प्रभुत्व को विशेष महत्व देते हुए उन्होंने वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और इस आधार पर उसने समाज में 2 वर्ग माने। कितने? 2 वर्ग। पहला वर्ग बुर्जुआ वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। ये जो बुर्जुआ वर्ग है ये अमीर पूंजीपति जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न वर्ग है। ये छोटा वर्ग होता है लेकिन शक्तिशाली होता है। और सर्वहारा वर्ग ये आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है और संख्या में ज्यादा बड़ा वर्ग होता है। ये संख्या में बड़ा और ज्यादा होने के बावजूद भी इस बुर्जुआ वर्ग के अंडर में कार्य करता है। इसका मतलब बुर्जुआ वर्ग का प्रभुत्व रहता है और इस कारण जो है सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग आपस में संघर्षित रहते हैं। अर्थात कार्ल मार्क्स मानता है कि समाज में 2 वर्ग सदा रहेंगे और दोनों वर्ग में एक होगा जो पूंजीपति वर्ग होगा, आर्थिक दृष्टि से सामाजिक हर क्षेत्र में जो है वो आगे होगा और वो छोटा होगा। और दूसरा जो है बड़ा वर्ग होगा लेकिन वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग होगा और इन दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहेगा। ये माना है किसने? वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ये माना है कार्ल मार्क्स ने, जिसने कहा कि बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग में समाज व्यवस्थित, इस आधार पर शक्ति को बांटा है। दूसरा है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। ये मानता था किसको? आर्थिक तत्वों को विशेष महत्व देने वाला था। दूसरा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये कहता है कि कोई आर्थिक तत्व ही कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। हर क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति अपने आप में शक्तिशाली है। और ये भी जो है समाज में 2 वर्ग मानता है, जैसे एक विशिष्ट वर्ग और दूसरा सामान्य वर्ग। विशिष्ट वर्ग जिसमें विशेष योग्यता प्राप्त या जैसे कह सकते हैं बड़े व्यापारी, पूंजीपति, वो तो आते हैं। इसके साथ साथ व्यापारी के साथ साथ कोई जो है मान लो नेता या कोई सरकारी नौकर, डॉक्टर, इंजीनियर, इस प्रकार से
ये वर्ग अपने आप में विशिष्ट वर्ग है। वकील, ये ऐसे वर्ग में आएंगे जो एक प्रकार से विशिष्ट रहेंगे, संख्या में तो कम रहेंगे लेकिन इनका जो है प्रभुत्व सामान्य वर्ग की अपेक्षा अधिक रहेगा। ये इनकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली रहेंगे। इनका कोई भी काम जो है वो अटकेगा नहीं अपने आप, ये अपनी शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन ये सामान्य वर्ग है, इनके पास न तो इतनी शक्ति है आर्थिक दृष्टि से, न सामाजिक, न कोई राजनीतिक दृष्टि से, इसलिए ये एक सामान्य वर्ग है। और इस कारण इस वर्ग और इस वर्ग का भी आपस में संघर्ष चलता रहता है। तो पहले में हमने पढ़ा वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में कॉलमार्क्स बोलता है कि सब कुछ जो है वो किस पर निर्भर है, आर्थिक दृष्टि से जो शक्तिशाली है उस आर्थिक दृष्टि पर निर्भर है, अर्थात जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली है वही प्रभुत्वशाली है और शक्तिशाली है। दूसरा है विशिष्ट वर्गीय, इसने कहा केवल एक आर्थिक तत्व ही प्रभावित नहीं करता है, उसके साथ साथ व्यापारी प्रभावित करता है, राजनीति प्रभावित करती है, या फिर उसकी जो है योग्यता प्रभावित करती है। ये सब प्रभावित करता है और इस आधार पर एक विशिष्ट वर्ग बनता है और दूसरा सामान्य वर्ग बनता है जिस पर वो शासन करता है। तीसरा है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत के बारे में आप सभी को सामान्य जानकारी होगी कि समाज में, आज वर्तमान समाज में देखो, उस समाज में भी प्रभुत्व किसका है, पितृसत्तात्मक, अर्थात परिवार में जो है पुरुष, बड़ा पुरुष है वही जो है उस परिवार का मुखिया है। तो कहने का मतलब नारीवादी सिद्धांत ये मानता है कि समाज में जो है किस प्रकार की सत्ता है, पितृसत्तात्मक। ये जो पितृसत्तात्मक सत्ता है ये किस कारण है, लैंगिक भेद के कारण। इस लैंगिक भेदभाव के कारण जो है पितृसत्तात्मक समाज व्याप्त है और इस कारण जो है ये पुरुष पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान बोल सकते हैं इसको, पुरुष प्रधान। और ये पुरुष हमेशा जो है हर एक गतिविधियों में आगे रहते हैं और महिलाओं को हमेशा जो है उन गतिविधियों में पीछे धकेल दिया जाता है। महिलाओं को माना जाता है कि चार दीवारी के अंदर केवल आप घर का काम करो, इतने तक ही सीमित है, और पुरुष जो है समाज के सारे कार्य या क्रियाकलाप करने में सक्षम है। ये एक प्रकार की ऐसी जो है धारणा या विचारधारा जो लैंगिक भेदभाव पर आधारित है, ये जो है किस सिद्धांत के तहत है, नारीवादी सिद्धांत के तहत। वो कहता है कि इस प्रकार का जो है भेदभाव है, इसी कारण जो है स्त्री और पुरुष में जो टकराव की स्थिति बनी रहती है। इसलिए जो है ये नारीवादी मानते हैं कि पुरुष प्रधान समाज ही सर्वेसर्वा नहीं है, महिलाओं को भी जो है पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। हालांकि अपना जो समाज है, अगर अपन भारत की प्राचीनतम सभ्यता के बारे में देखें, हड़प्पाकालीन सभ्यता, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तो सभ्यता में हमने देखा था कि वहां उस दौरान की भी हमारी जो है प्राचीन सभ्यता वो किस प्रकार की थी, मातृसत्तात्मक थी। उस दौरान भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और हर प्रकार के अधिकार उनको प्राप्त थे। और वर्तमान में भी स्त्री और पुरुषों को हमारे यहाँ पर बराबर अधिकार प्राप्त है। तो ये नारीवादी सिद्धांत था जिसमें भी दो वर्ग यानी दो स्त्री और पुरुषों के आधार पर जो है विभाजन और इस संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। तो हमने तीन बिंदु पढ़े, एक वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जिसमें दो वर्ग गुजरा वर्ग सर्वहारा में संघर्ष, दूसरा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जिसमें सामान्य वर्ग और विशिष्ट वर्ग, इसमें तीसरा पढ़ा नारीवादी सिद्धांत जिसमें पितृसत्तात्मक सत्ता है और महिलाओं पर अत्याचार। इस प्रकार से तीन सिद्धांतों के आधार पर हम देखेंगे कि दो वर्ग थे, दो आपस में संघर्ष था। चौथा है बहुलवादी सिद्धांत शक्ति का। कौन सा? बहुलवादी सिद्धांत। ये बहुलवादी सिद्धांत क्या मानता है कि समाज में केवल एक या दो वर्ग नहीं, समाज में केवल एक या दो वर्ग नहीं है, समाज में अनेक वर्ग है। बहुलवादी सिद्धांत था समाज में क्या है, अनेक
वर्ग है, कोई एक वर्ग अपने आप में शक्तिशाली नहीं है। जैसे मान सकते हैं, जैसे कोई एक वर्ग मार्क्सवाद में देखा गया, पढ़ा हमने, तो उसमें था बुर्जुआ वर्ग। आर्थिक दृष्टि से केवल है बुर्जुआ वर्ग ही शक्तिशाली वर्ग है, लेकिन यहाँ बहुलवादी सिद्धांत में कोई एक वर्ग शक्तिशाली न होकर अलग अलग वर्ग, जैसे व्यापार के क्षेत्र में हमने इसमें पढ़ा था व्यापारी, इसी प्रकार जो है सरकारी क्षेत्र में जो है वकील, ये भी एक अपना वकालत का वर्ग। और अगर दूसरा क्षेत्र तकनीकी क्षेत्र देखें, इंजीनियर वगैरह, ये सारे जो अलग अलग वर्ग, तो कोई एक वर्ग विशेष न होकर बहुत सारे वर्ग, बहुत से वर्ग मिलकर एक जो है विशेष शक्ति प्राप्त करते हैं। यानी बहुत सारे वर्ग मिलकर एक विशेष शक्ति प्राप्त करते हैं, न कि कोई एक वर्ग जो शक्तिशाली होता है। और ये वर्ग, बहुत सारे वर्ग, अलग अलग वर्ग, ये कहां पर? अपने लोकतांत्रिक जब समाज रहेगा, जैसे शासन प्रणाली है, वहां किसी एक के पास शक्ति न होकर बहुत से अलग अलग वर्गों के पास अलग अलग शक्ति होगी। इस प्रकार हमने 4 बिंदु पढ़े शक्ति की संरचना के, उनके सिद्धांतों के। पहला पढ़ा वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, जिसमें 2 वर्ग, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग, इन दोनों में संघर्ष रहता है। बुर्जुआ वर्ग जो है पूंजीपति वर्ग है, वो उस पर अत्याचार करता है। दूसरा पढ़ा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग। विशिष्ट वर्ग में कोई क्षेत्र विशेष में अपनी विशिष्ट योग्यता के अनुसार ये छोटा वर्ग होता है और सर्वहारा वर्ग पर शासन करता है। तीसरा पढ़ा नारीवादी सिद्धांत, जिसमें जो पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज जो लैंगिक भेदभाव के कारण। और चौथा पढ़ा हमने बहुलवादी सिद्धांत, जिसके तहत एक वर्ग समाज में जो है शक्तिशाली न होकर अलग अलग वर्ग मिलकर जो है शासन करते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में लोकतांत्रिक समाज या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। कल पढ़ेंगे हम इससे आगे। धन्यवाद।